दोस्तों, नवनीत इन्फोटेक की तरफ से आपको आज एसएमपीएस सप्लाई के बारे में बताया जाएगा कि ये सप्लाई किस तरह काम करती है। सबसे पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि एसएमपीएस सप्लाईज के लिए आपको 220 वोल्ट से 330 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट एसी से 330 वोल्ट सप्लाई बनानी पड़ेगी, जो कि एक ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो सप्लाई है ये आपकी एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को दी जाती है। यहाँ से होकर ये सप्लाई आईसी के 7 और 8 नंबर पे इन पॉइंट्स पे पहुंचती है। पर जब तक ये आईसी ऑसिलेट नहीं करेगा, मतलब आईसी का ऑसिलेट होना बहुत ज़रूरी है। आईसी का ऑसिलेट होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी पैदा करना। तो यहाँ एक फ्रीक्वेंसी ये आईसी रेडी करेगा। जब ये फ्रीक्वेंसी रेडी होगी तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल के इस प्राइमरी में दाखिल हो जाएगी। जब ये फ्रीक्वेंसी इसमें दाखिल होगी तभी सेकेंडरी की दूसरी तरफ वोल्टेज बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो समझने वाली सीधी सी बात यह है कि एसएमपीएस सप्लाई जो है वो सीधे सीधे काम नहीं करती हैं। इसके लिए जो ऑसिलेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ड्राई वोल्टेज भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से ड्राई वोल्टेज निकलने चाहिए और इस 330 वोल्ट की डीसी सप्लाई में मिक्स होने चाहिए। तो तब जाके ये जो है सेकेंडरी पे वोल्टेज आपके बनेंगे। अब इसको विस्तार से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 220 वोल्ट की सप्लाई को 220 वोल्ट एसी जो है उसको हमने लिया और वहाँ से एक फ्यूज़ सेफ्टी के लिए लगाया। उसके बाद में फिल्ट्रेशन के लिए एक कैपेसिटर लगा है और एक कॉइल लगी है जिसको लाइन फिल्टर कॉइल बोला जाता है। ये जो कॉइल है ये एसी के वेव शेप को सही करती है। जो एसी की वेव शेप होती है उसको स्मूथ करती है। और ये जो वोल्टेज है हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के इन 2 पॉइंट्स पे देंगे और यहाँ से 2 डायोड सीधे और 2 डायोड उल्टे लगाए गए हैं। ये जो सीधे डायोड हैं ये पॉजिटिव सप्लाई निकालेंगे, जबकि ये उल्टे डायोड जो है वो नेगेटिव सप्लाई निकालेंगे। तो इसमें जो एक और बात समझने वाली ये है कि एसएमपीएस सप्लाईज में 2 अर्थिंग होती हैं। एक अर्थिंग वो जो आप ब्रिज रेक्टिफायर से लेते हैं और दूसरी अर्थिंग वो जो एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से हमें मिलती है। तो ये जो अर्थिंग होती है ये चेसिस अर्थिंग का काम करती है। मतलब सारा जो सर्किट आगे का जो सर्किट है वो इस अर्थिंग से चलेगा, पर इस तरफ का जो सर्किट है ये वाला सर्किट, ये सर्किट जो है इस अर्थिंग से चलेगा। तो आपस में कभी इन अर्थिंग को कभी नहीं जोड़ते हैं। ये अलग अलग अर्थिंग है। इसको हम फ्लोटिंग अर्थ बोलते हैं और इसको हम चेसिस अर्थ बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई को हमने सेफ्टी के लिए एक फ्यूज़ लगा लिया और उसके बाद में फिल्ट्रेशन के लिए एक कॉइल लगा के और एक कैपेसिटर लगा के ये वोल्टेज हमने यहाँ दे दिए हैं। और ये जो वोल्टेज हैं यहाँ से निकल के, मतलब यहाँ से 330 वोल्ट की सप्लाई बन के और एसएम ट्रांसफार्मर के द्वारा 7 और 8 नंबर पे पहुँच रहे हैं। अब जब ये आईसी ऑसिलेट करेगा तब यहाँ पे ड्राई वोल्टेज पैदा होंगे और ये जो ड्राई वोल्टेज हैं उल्टी दिशा में जाके इस प्राइमरी में एंटर करेंगे। पर इस आईसी को चलाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि एक तो 330 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ पे है वो मिले, दूसरी यहाँ से जो 330 वोल्ट से 2.2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा के 1 नंबर पर वोल्टेज मिले। इन वोल्टेज को हम ट्रिगर वोल्टेज बोलते हैं। तो ट्रिगर वोल्टेज मिलने चाहिए तभी ये आईसी ट्रिगर होगा। ट्रिगर होगा मतलब स्टार्ट होगा और जब ये स्टार्ट होगा तब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी में जो फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाएगी और वो फ्रीक्वेंसी जो है वही आगे जाके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे वोल्टेज बनाएगी। अब जब ये ऑसिलेट कर चुका है तो सेकेंडरी पे वोल्टेज बनेंगे। यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी पर एसी वोल्टेज बनते हैं तो उनको डीसी करने के लिए हर जगह एक एक डायोड लगाया गया है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई पे एक डायोड है, 12 वोल्ट की सप्लाई पे एक डायोड है, 24 वोल्ट की सप्लाई पे एक डायोड है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई पे एक डायोड है। ये सारे डायोड जो सेकेंडरी पे एसी बनेंगे उन वोल्टेज को डीसी करने के लिए। तो साथ में फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर ग्राउंड कर दिए गए हैं। और इसके साथ में एक बात जो बहुत ज़रूरी है जो एसएमपीएस के लिए है वो ये है कि आईसी को इसकी सूचना मिलनी चाहिए कि वोल्टेज कितने बन रहे हैं। अगर ये सूचना आईसी को नहीं मिलती है तो अगर इनपुट वोल्टेज कम होंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी और अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी।
तो सप्लाई को कांस्टेंट करने के लिए, जैसे मतलब कि 3.3 वोल्ट है, 3.3 ही हमेशा रहे, 24 ही रहे, 12 ही रहे, 5 ही रहे, उसके लिए एक फीडबैक सर्किट बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि एक डायोड और ये जो कैपेसिटर है इसके बाद में एक कॉइल लगा दी गई है, फिर रेजिस्टेंस के द्वारा ये वोल्टेज जो है कपलर, जिसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर, ऑप्टिकल डिवाइस है, इसको वोल्टेज दे दिए जाते हैं। दूसरी तरफ इसके एक ट्राइक लगाया गया है और इस ट्राइक के गेट पे यहाँ से वोल्टेज मिल रहे हैं, इसका एनोड ग्राउंड है और कैथोड जो है वो इस ऑप्टो कपलर के साथ में जुड़ा हुआ है और इसकी आउटपुट जो है इस तरफ से निकलेगी। यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट और वोल्टेज निकलेंगे वो सप्लाई जो है हम इसके आईसी के 5 नंबर पे दे देंगे और इसी तरह ये 3 नंबर से भी जुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इनपुट आपकी सप्लाई बढ़ रही है किसी कारण से, ये जो सप्लाई इनपुट की अगर बढ़ रही है तो ये बढ़ी हुई सप्लाई यहाँ के वोल्टेज भी बढ़ाएगी। जब यहाँ के वोल्टेज बढ़ेंगे तो यहाँ से होके ऑप्टो कपलर में से होके इसकी सूचना जो है 5 और 3 नंबर पे आएगी, जिससे इस आईसी को ये पता लगेगा कि वोल्टेज बढ़ रहे हैं, तो ये अंदर से इसकी ऑसिलेशन को कम कर देगा, जिससे इस प्राइमरी पे ऑसिलेशन कम हो जाएगी और सेकेंडरी पे भी वोल्टेज कम बनने शुरू होंगे। अगर वोल्टेज पीछे से ज़्यादा आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे। वो जो ज़्यादा वोल्टेज बने हैं उनकी सूचना जो है फिर उसी सर्किट के द्वारा 5 और 3 नंबर पे आ जाएगी, जिससे जो अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है उसको ये कम कर देगा और जिससे ड्राइव कम हो जाएगी और प्राइमरी पे जो ड्राइव कम मिलेगी तो सेकेंडरी पे वोल्टेज कम मिलेंगे। इस तरह जो ये वोल्टेज हैं इनको मतलब मेंटेन किया जाता है। मतलब जब ये वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये सर्किट उसको कम करने की कोशिश करेगा, जब ये वोल्टेज कम होंगे तो ये सर्किट उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ दोस्तों बाकी बची पिनों पे भी एक बार नज़र मार लें। तो जो 330 वोल्ट यहाँ बनते हैं उनको फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ 50 माइक्रोफैड 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। ये कैपेसिटर आप 50 माइक्रोफैड से लेकर 100 तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आईसी जो है उसके पिन नंबर 2 को इस एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से डायोड के द्वारा वोल्टेज मिलते हैं। ये तभी मिलेंगे जब ये आईसी ऑसिलेट होगा। और 6 नंबर जो पिन है उस वहाँ से एक 1 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो ग्राउंड की गई है और 4 नंबर पिन इसकी खाली है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सर्किट समझ लगा होगा और इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको इसके बारे में समझ लग जाए कि किस तरह से इस एसएमपीएस सप्लाई को रिपेयर किया जा सकता है। धन्यवाद।